हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसी की बदौलत मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को कर पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपका इस सीरीज़ पे मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपके रिस्पॉन्सेस को देख के, आपके कमेंट्स को पढ़कर। इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। और चलिए आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बल एवं उसके प्रकार, दाब तथा वायुमंडलीय दाब। ये फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, तो आपको ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे जो कि 2-3 वीडियो होने इसके बाद आने के बाद सबके एक साथ में होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बल एवं उसके प्रकारों की। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं बल की। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। बल क्या होता है, ठीक है। तो बल जो होता है, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन दूँ इसकी, तो फोर्स जो होता है एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि किसी वस्तु के या किसी ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में, उसकी पोजीशन में या फिर उसकी मोशन में, उसके मोशन में चेंज कर सकता है। स्टेट में भी चेंज कर सकता है उसकी, ठीक है। तो अगर वो मोशन में तो उसको रेस्ट में ले जा सकता है और रेस्ट में अगर कोई चीज़ है तो उसको मोशन में लेके आ सकता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है, जिसको किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो उसके शेप में, साइज़ में, पोजीशन में, मोशन में, स्टेट में चेंज कर सकता है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। दैट मीन्स वो या तो चेंज कर देगा उसकी स्टेट को या फिर वो क्या करेगा, स्टेट में चेंज करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल के आता है कि बल जो होता है, फोर्स जो होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो अभी थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही रिक्वायरमेंट होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो है सदिश राशियां हैं और ये अदिश राशियां होती है। आई होप दैट इज़ क्लियर। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बल का सूत्र देखें तो न्यूटन के दूसरे नियम से F=ma भी होता है। इसको अगर मैं यहाँ से मात्रक निकालने की कोशिश करूँ तो m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब त्वरण है, ठीक है। यहाँ पे m द्रव्यमान है, a त्वरण है। इंग्लिश में इसे मास और एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो केजी होता है और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो बल का जो इकाई बनेगा वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा और इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूटन ने अपनी पुस्तक में 1687 में प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका करके उनकी एक पुस्तक थी जिसमें 1687 में उन्होंने गति के नियम दिए थे, मतलब कि लॉज ऑफ मोशन दिए थे। और ये लॉज ऑफ मोशन तब से ही ऐसे ही मान्य हैं अब तक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स में। बिना फिज़िक्स अगर मैं बात करूँ तो लॉज ऑफ मोशन के बिना फिज़िक्स की कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो बल क्या होता है, तो एक वह कारक है बल जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। तो जैसे मैंने बोला, बल सिंपल सी क्या बात है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर सकता है। अब और भी कुछ डेफिनेशंस है बल की, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बल क्या है, तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल। बल जो है वो या तो क्या है, धकेलना है किसी चीज़ को या फिर उस चीज़ को खींचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं ये बंदा इसको यहाँ से ये कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये बंदा इस बॉक्स को पुल कर रहा है।
तो फोर्स क्या हो सकता है, धकेलना भी हो सकता है और खींचने में भी हो सकता है। आप देख रहे हैं ट्रॉली को बंदा धकेल रहा है तो ये एक फोर्स लगा रहा है, ये एक बॉक्स है बड़ा सा, इसको बांध के खींच रहा है, दैट मीन्स ये फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना, अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the object. अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, इंग्लिश में डेफिनेशन ली है, लेकिन हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि अगर बल की बात करें तो ये अभिकर्षण या अपकर्षण भी होता है। अपकर्षण है, बल क्या है तो अभिकर्षण और अपकर्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया है। फोर्स इज़ अ पुश और पुल, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखनी है जो कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। वो चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे बल की बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, हाँ, अगर मैं यहाँ पे बल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल सकता हूँ, ये आपको ध्यान ज़रा सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं किसी वस्तु पे बल लगा रहा हूँ, है ना, मैंने क्या किया, किसी भी वस्तु पे बल लगाया, तो बल क्या करता है, वह अन्योन क्रिया के थ्रू लगता है। बल किसके हमेशा लगता है, अन्योन क्रिया के थ्रू लगता है। बल में हमेशा अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया का मतलब होता है म्यूचुअल एक्शन। अब आप कहेंगे सर ये म्यूचुअल एक्शन क्या होता है। म्यूचुअल एक्शन का मतलब अगर लेट सपोज ये बॉक्स को आप ऐसे खींच रहे हो इधर की साइड, तो ये बॉक्स भी अपने आप में कुछ बल लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि ये बंदा इसको यहाँ धकेल रहा है, ठीक है, तो ये जो अगर ये पूरी तरीके से जा नहीं रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बॉक्स है, ये भी इसके ऊपर कुछ एक फोर्स लगा रहा होगा। तो मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है वो बॉक्स भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना कुछ फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है, अगर ये बंदा इस बॉक्स को धकेल नहीं पा रहा है तब की कंडीशन में। और अगर ये बंदा इधर से इस बॉक्स को धकेलने में सक्षम हो गया, इसका मतलब जो बॉक्स द्वारा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा था वो उससे कम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे घर्षण को भी ले सकते हैं। एक्चुअल में जो फोर्स होगा वो घर्षण के कारण होगा। मैं जब घर्षण पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा फ्रिक्शन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली फोर्स जो होता है वो अन्योन क्रिया के कारण लगता है, मतलब म्यूचुअल एक्शन के कारण लगता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मैं फोर्स की बात करूँ, बल की बात करूँ, तो वो अन्योन क्रिया के कारण लगता है। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि आप बताइए निम्न में से कौन सा एकल नहीं होता। कभी भी एकल नहीं होता, सिंगल अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इंडिविजुअल अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे फोर्स है। फोर्स हमेशा ही म्यूचुअल एक्शन के थ्रू अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पे। आप किसी भी बॉडी पे लगाओ वो बॉडी आप पे अपोजिट फोर्स लगाएगी ही। तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे बल के विमीय सूत्र की, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mL/T⁻²⁻² होता है। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूले निकालने में तकलीफ आती है तो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ जिससे आप डायमेंशनल फार्मूले बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ डायमेंशनल फार्मूलों की तो नॉर्मली यहाँ पे इन सिंबल का प्रयोग किया जाता है कैपिटल लेटर में, M, L, T, A और थीटा। M का प्रयोग मास बताने के लिए किया जाता है, L का प्रयोग लेंथ बताने के लिए किया जाता है, T का प्रयोग टाइम को बताने के लिए किया जाता है, A का प्रयोग करंट यानी कि विद्युत धारा को बताने के लिए किया जाता है, और ये थीटा होता है, थीटा का प्रयोग टेम्परेचर को बताने के लिए किया जाता है, टेम्परेचर यानी कि ताप। यहाँ पे इसका मतलब होता है द्रव्यमान, इसका मतलब होगा लंबाई, और इसका मतलब होगा समय, विद्युत धारा, और यहाँ पे तापमान। अब एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी भौतिक राशि की रूट को देखने के लिए, मतलब क्या उसका उसमें वो किस फिजिकल क्वांटिटी, किस मूल चीज़ से मिलके बनी है, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला उपयोग किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये देखते हैं, बल का विमीय सूत्र अगर देखें तो इसको निकालने के लिए F आप क्या लगाएंगे, ma लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का मतलब है किलोग्राम, मतलब ये द्रव्यमान है तो इसकी यूनिट किलोग्राम होगी। आप देख रहे हैं जो त्वरण होता है उसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि यहाँ पे मीटर है, लंबाई है, ठीक है, यहाँ पे
ये मीटर किस में नापते हैं, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। सेकंड स्क्वायर यानी कि यहाँ समय की माप है, समय को नापा गया है। केजी यानी कि ये द्रव्यमान को नापा गया है। तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से कुछ है। तो केजी यानी कि द्रव्यमान के लिए आप क्या लेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं मास के लिए आप m लेते हैं, तो आप m ले लेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं आप m का मतलब मीटर था और मीटर का मतलब लंबाई था, लंबाई थी यहाँ पे मीटर में आपने नापा था एक्सेलरेशन में जब इसकी इकाई निकाली। तो आप देखेंगे लंबाई को किस में लेते हैं, l में। तो यहाँ पे m की जगह आप l को पुट करेंगे क्योंकि यहाँ लंबाई को बता रहा है ये मीटर, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या आ रहा है, t सेकेंड, तो ये समय को बता रहा है, तो समय के लिए हम t लेते हैं और यहाँ स्क्वायर है तो t स्क्वायर करेंगे। तो आप ये पाएंगे ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा mL(T⁻²). तो इस प्रकार से कुछ डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है mL(T⁻²) और एक ब्रैकेट का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं विस्थापन को लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं विस्थापन की जगह वेग को ले लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से आपको मेरे हिसाब से समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं विस्थापन को हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए और मैं वेग को कंसीडर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे वेग को लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटे में समय। अब मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहता हूँ। तो आप देखिए विस्थापन का मतलब होता है ये आप मीटर में, ये लंबाई है, ठीक है, एक तरह से आप इसको मीटर में नापेंगे। ये आपके पास में समय है यानी कि टाइम है, ठीक है। तो आप लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। आप देखिए लंबाई के लिए डायमेंशनली क्या यूज़ करते हैं, एल, और यहाँ पे समय के लिए टी का प्रयोग करते हैं। तो ये टी अगर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L(T⁻²)। और यहाँ पे m नहीं है क्योंकि द्रव्यमान तो है नहीं, तो उसकी पावर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ विस्थापन का, ठीक है। आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है m0 L(T⁻²)। अब यहाँ पावर 1 है तो लिखते नहीं, लेकिन -1 लिखेंगे। और आप इसमें बता सकते हैं कि a भी नहीं है सर तो a0 भी कर सकते हैं आप, और थीटा भी नहीं है सर तो थीटा0 भी कर सकते हैं, लेकिन इनको लिखा नहीं जाता। यहाँ तक नॉर्मली हम m, l और t को लेते हैं और लिखते हैं अगर दूसरी चीज़ें नहीं होती है तो m0 L(T⁻1) इज़ दी राइट डायमेंशनल फार्मूला फॉर दैट। अगर ये भी आता है तब ये भी सही होगा, ठीक है। तो आई होप ये डायमेंशनल फार्मूला की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब बल की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। वेक्टर और स्केलर जब हमने पढ़ा था आपको अच्छे से पता है। तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चूँकि वेक्टर है तो दोनों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने बल के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे बल के मुख्य प्रकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बल जो होता है वो मुख्यतः अगर क्लासीफाई में उसको करूँ तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क बल, जिसे हम कहा जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक होता है असंपर्क बल जिसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ऐसे जितने भी फोर्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़े, मतलब उसके बिना कांटेक्ट में आके वो फोर्स में उस पर नहीं लगा सकता, तो ऐसे सारे फोर्स होंगे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। और ऐसे फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने के लिए मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, मैं दूर से ही लगा सकता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ऐसे फोर्सेस को, ऐसे बल को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेट की बात करूँ तो ये नॉर्थ पोल है और लेट सपोज कि यहाँ पे एक साउथ पोल है। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इसके से स्पर्श करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्थ और साउथ पोल को अगर आप पास में लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब दूर से ही ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। और कैसा लगाएगा, तो आकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं सेम पोल को ले जाऊँ, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल ले लेते हैं, तो आपने बचपन में खूब खेला होगा इससे। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपने देखा कि इसको इससे छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूर से ही इस पर फोर्स लगा दिया आपने।
है ना। तो ऐसा जो फोर्स होता है इसे हम कहते हैं असंपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं संपर्क बलों के और असंपर्क बलों के, यहीं से प्रश्न पूछ जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है कि जैसे आपने फुटबॉल है एक, ठीक है, और इस फुटबॉल को यहाँ से आपने किक किया, लात मारी, तो ये फुटबॉल पे आपने क्या किया, किक किया, दैट मीन्स आपने इस पर पेशीय बल लगाया, यानी कि आपने क्या किया, मस्कुलर फोर्स लगाया, इसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। लेट सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको आप इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ इस सरफेस पे स्लाइड करवा रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा सरफेस के बीच में और ये बॉक्स के बीच में जो घर्षण, ये एक फोर्स लगेगा जो कि क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। मैं आपको फ्रिक्शन अलग से पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम जानकारी इसकी डिटेल में देखेंगे। अभी इतना याद रखिए। असंपर्क बल की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है असंपर्क बल के यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स कोई कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये कैसा हुआ, असंपर्क बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल में भी कोई कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल है, विदाउट कॉन्टेक्ट। स्थिर विद्युत बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये भी क्या होता है, असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बाइलिंगुअल बता रहा हूँ, कैसे भी पूछा जा सकता है और सभी को समझ में आए इसलिए। चुंबकीय के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। कुछ एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं हमारे, जो कि कॉन्टेक्ट फोर्स है और जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे आपका ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपसे इस इमेज के थ्रू ही कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, आप देखेंगे आगे जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, जैसे कि बैट को बॉल से मारना कॉन्टेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है वो भी कॉन्टेक्ट फोर्स है। ड्रैग फोर्स, ये ड्रैग फोर्स जो होता है ये भी आपका क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो कि घर्षण बल लगता है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स मतलब कि एक टेबल पे मान लो पुस्तक रखी हुई है या m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितना उसका भार होता है उसकी बराबर टेबल ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, है ना। और जो वस्तु का भार होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, मतलब जो भी नॉर्मल रिएक्शन R होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, तभी जाके किसी भी टेबल पे वस्तु टिकी रह सकती है। अगर आपका भार नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा हो गया तो ये इसके अंदर धंस जाएगी, या फिर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो ये इससे ऊपर चले जाएगी, लेकिन ये बैलेंस रहती है, तो अल्टीमेटली ये कंडीशन रहती है। अब हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाब की बात करते हैं। यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एकांक क्षेत्रफल पर मैं आपको बता देता हूँ, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है उसी को हम दाब कहते हैं। जो होता है वही दाब होता है। यह कैसी राशि है, तो आपको ध्यान रखना है, यह एक अदिश राशि है ना। तो दाब जो है वो एक अदिश राशि है। ये आपको इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अभी और मैं आपको बताता हूँ। दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। पास्कल अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दाब की इकाई होती है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा देखिए। तो मैंने आपसे बोला कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब होता है। इसको समझते हैं। लेट सपोज ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अभी मैं इंग्लिश में भी इसको बता देता हूँ कि द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया, द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप देख रहे हैं, लेट सपोज ये वाला जो पोर्शन है इसको आप सपोज कर लीजिए यूनिट एरिया है, जितना जितना मैंने ब्लैक किया हुआ है। यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है।
अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे ये जो लकड़ी का आपको लकड़ी दिखाई दे रही है ना, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जितना फोर्स लगा रहा है, जितना भी फोर्स लगा रहा है, इसी को हम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आप देख रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पे जितना ये फोर्स लगा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, कि ये इस पर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, जो कि दाब की यूनिट होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसी का मतलब होता है पास्कल। ठीक है, इसी को 1 पास्कल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 पास्कल यानी कि PA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा, तो वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये पास्कल यूनिट क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि पास्कल ने बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड प्रेशर पे एक लॉ दिया था, जिसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बस, है ना। वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। जो लिफ्ट वगैरह रहती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इन सभी में पास्कल लॉ का प्रयोग किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो आई होप ये आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अब हम बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से प्रेशर, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया तो ये बंदा इसके नीचे आ गया है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो मेरी बात को यहाँ पे आप फिर से ध्यान से बहुत ज़्यादा सुनिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आप देखें कि वायुमंडलीय दाब होता है क्या आखिर। तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारी अर्थ है, समझिएगा ध्यान से, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ का एक वायुमंडल है, एक एटमॉस्फेयर है इस टाइप से। ठीक है, इसके ऊपर जो फैला हुआ है, तो ये एटमॉस्फेयर जो है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, वाटर वेपर है, ठीक है, और क्या क्या है, धूल के कण हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इन सभी में क्या है, एक भार है, इन सभी का क्या है, मास है, वेट है। तो इस वेट के कारण, इसमें वेट होने के कारण, इन गैसेस में वेट होने के कारण अर्थ की जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, अर्थ की सरफेस, इसके ऊपर ये जो हमारा वायुमंडल है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसे करके बल लगाता है। ठीक है, एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है ना। ये क्या करता है, जो वायुमंडल है इसमें वेट है, मास है, तो ये ऐसा फैला होने के कारण अर्थ की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता है। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप जान पाएंगे कि जितना प्रेशर ये वायुमंडल ऊपर से अर्थ की सरफेस पे हमारे ऊपर लगा रहा है, यहाँ पे जीव भी मौजूद है, हम भी यहीं प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे, तो हमारी जो बॉडी होती है, लेट सपोज ये हमारी बॉडी है, थोड़ा सा ठीक से बनाऊँ मैं, चलो ठीक है ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी भी, हमारे जो ऑर्गन है और हमारा जो सिस्टम है, वो भी क्या कर रहा है, उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगा रहा है। मतलब जितना प्रेशर वायुमंडल का हम पे लग रहा है, उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ हमारा भी लग रहा है। मतलब ये मेंटेन है यहाँ पे सरफेस पे। तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती लिविंग कंडीशन में, मतलब हम जिंदा रह सकते हैं बिल्कुल आराम से। लेकिन यही पर्सन अगर उठकर कि एस्ट्रोनॉट में चले जाए, यानी कि अंतरिक्ष, ये बंदा एस्ट्रोनॉट हो और उठकर कहाँ चले जाए, हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर उससे बाहर चले जाए, यानी कि कहीं अंतरिक्ष में कहीं चले जाए, स्पेस में कहीं चले जाए, तो वहाँ पे वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे वायुमंडलीय दाब भी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये बंदा ब्लास्ट हो जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ऊपर, ये अगर बिना सूट पहने चले गया तो आपने देखा होगा। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं ना, वो ऐसे बड़ा सा सूट पहन के जाते हैं। वो सूट इस टाइप से रहता है, उसमें कांच वाँच लगा होता है और पूरा इस टाइप से सूट ऐसा बन के जाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए पहनते हैं ताकि उनका बॉडी जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है ऊपर, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, तो वहाँ पे उसकी बॉडी पे एक प्रेशर बना रहे, जिससे उनकी बॉडी के इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो और वो मरे नहीं, जिंदा रहे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसलिए वो यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप समुद्र के तल से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायुमंडल है, अब देखिए आप, वायुमंडल इस टाइप से था पूरा, यहाँ तक भी था। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हाइट पे, तो ये इतना वायुमंडल तो हट गया। अब आपके ऊपर सिर्फ ये ऊपर वाला वायुमंडल ही दाब लगा रहा है। तो ऊंचाई पे जाने पे, हाइट पे जाने पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और ऐसे गहराई में जाने पे
वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता है। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है, सीधे प्रश्न आपसे बनता है ना एग्जाम में, कि ऊंचाई पे जाने पे वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ कि ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्यों होता है मैंने आपको रीज़न बता दिया। गहराई में जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है उसका रीज़न भी बता दिया। अब एक्चुअल में इसीलिए क्या होता है कि ऊपर जब बंदा चले जाता है ना, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको लगता है, क्योंकि वहाँ ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो पर्वतारोही होते हैं, है ना, जो माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, तो उनका जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उनको क्या प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो गया। अब ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण उनको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है अंदर सांस लेने में, ऐसे सांस खींचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उस वजह से जो छोटी छोटी नाक में वेंस होती है ना, ब्लड वेंस, वो फट जाती है और उस कारण से उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि वायुमंडलीय दाब से बनता है और इस पर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा जो भी ये बंदे रहते हैं, एक्चुअल में मेरी आदत थोड़ी सी गलत है लिखने की कि मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ स्लाइड में, लेकिन मैं लिख कुछ इस तरह से देता हूँ कि वो फ़ोटोज़ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए बस। तो मैंने आपको ये देखा कि ये आप देख रहे हैं, ये सूट पहन के पूरा बंदा सूट बूट में है। अब ये क्या कर रहा है, तो ये पर्वतारोही है, यानी कि ये पहाड़ों पे चढ़ने वाला बंदा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसने आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगा रखा है बिल्कुल तरीके से, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके सांस लेने में इसको तकलीफ होती है। आगे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज के वीडियो के जो कि आपको याद रखना है, एज इट इज़ क्वेश्चन इन पे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, कम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में गहराई पे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रीज़न भी बता दिया। पर्वतारोही मतलब कि ये जो क्लाइंबर रहते हैं, ये क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर इसलिए रखते हैं क्योंकि पर्वतों के शिखर पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। हम बात कर चुके हैं। पर्वतारोही की नाक में से खून वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण निकलने लगता है। ठीक है, आपने जब हवाई जहाज़ में फ़्लाइट किया होगा, अगर नहीं किया है तो बहुत ही जल्द आपके दिन आए और आप फ़्लाइट करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हवाई जहाज़ में जब आप यात्रा करेंगे तो करते समय क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, क्योंकि आप हवाई जहाज़ में बैठेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एरोप्लेन ऐसे नीचे ज़मीन पे तो उड़ने वाला नहीं है। ये एरोप्लेन क्या करेगा, हवा में उड़ेगा। देखो कितना अच्छा एरोप्लेन बना दिया मैंने, यहाँ पायलट बैठा हुआ है, तो ये हवा में उड़ेगा। तो अब क्या होगा इसके उड़ने के बाद में, बताओ, एयर का प्रेशर कम रहेगा। जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जाएगा, अर्थ की सरफेस से ऊपर है, तो एयर प्रेशर कम है, वायुमंडलीय दाब कम है। तो वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण पेन में से शाही जो है वो निकलने लगती है। आप फाउंटेन में रखेंगे तो उसकी शाही निकल जाएगी, है ना, वो बाहर की तरफ आ जाएगी। वायुमंडलीय दाब क्योंकि कम होगा, दाब के कारण ही तो अंदर बैठी रहती है वो। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, तो साबुन का जब आपने बुलबुला देखा होगा जो बनता है, तो उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये ध्यान रखना है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बन पाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कस किया दाब को, बल के प्रकार को, और वायुमंडलीय दाब को, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे बिना किसी डिले के, और जल्द से जल्द ये पोर्शन ख़त्म हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एकमात्र ऐसा तरीका है वीडियो को शेयर करके जिससे आप हमारी सहायता कर सकते हैं, जिससे आप कुछ योगदान तिलक अकेडमी परिवार को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, और मेरी मेहनत का कुछ फल आप उससे दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, तिलक अकेडमी सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। वहाँ पर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें मैं कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ वो फ्री में अपलोड कर देता हूँ एज अ PDF, तो वहाँ से आप निकाल के अपनी स्टडी को कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम रेगुलर 3D इमेज की हेल्प से पोस्ट डालते हैं, और वो पोस्ट ऐसी रहती है
से सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के और फैक्ट को लेकर के हम पोस्ट बनाकर डालते हैं। तो यहाँ से भी आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।